नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। स्वागत है आपका एक नए लेक्चर के साथ में। आज जो हम लेक्चर कवर करने वाले हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर है। वर्ल्ड हिस्ट्री लेक्चर नंबर 1, पुनर्जागरण। ये आर्यस मेंस के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं पहले कवर करा रहा हूँ। बाकी टॉपिक जो है वो बाद में कराए जाएंगे। पहले अपने एग्जाम के हिसाब से क्लियर कर लेते हैं। पहला टॉपिक है पुनर्जागरण, उसके बाद में दूसरा टॉपिक है धर्म सुधार और उसके बाद में है प्रबोधन। पुनर्जागरण को बोलते हैं रेनेसां, धर्म सुधार को रिलीजियस रिफॉर्म और प्रबोधन को बोलेंगे एनलाइटनमेंट। ये तीनों ही टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए मान सकते हैं, लेकिन शुरुआत जो होती है वो पुनर्जागरण से होती है। पुनः जागना, पुनर्जागरण यानी पुनः जागना। तो पहले मैं पुनः जागरण का 2 या 3 मिनट में ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके बाद हम अपने आईपैड स्क्रीन पर चलेंगे और वहाँ पे पूरा डिटेल में देखेंगे सारी चीज़ों को। इसमें जानेंगे कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, पुनर्जागरण की प्रकृति क्या थी, पुनर्जागरण क्यों हुआ, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई और पुनर्जागरण के प्रभाव क्या क्या पड़े। ये सब हम पूरा लेक्चर में देखेंगे, लेकिन 2-4 मिनट में पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, कहानी चलती है प्राचीन सभ्यताओं के समय से। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में पश्चिम की मैंने आपको दो इम्पोर्टेंट सभ्यताएं बताई थी, एक रोम की सभ्यता और एक यूनान की सभ्यता। अगर आपको नहीं पता है लोकेशन तो मैं अभी थोड़ी देर में मैप में बताने वाला हूँ। जितने भी नाम में देशों के नाम लेने वाला हूँ सभी मैप में बता दूंगा, तो आप टेंशन नहीं लें। रोम और यूनान की सभ्यता पुराने समय पे, जब ईसा पूर्व का समय था, तब अपने चरमोत्कर्ष पे थी और सर्वाधिक शक्तिशाली और समृद्ध थी ये दोनों ही सभ्यताएं। धीरे धीरे जो अपना रोम और यूनान के जो क्षेत्र थे वो टूटने लग गए थे और वहाँ पे ईसाई पोप का शासन एक तरीके से होने लग गया था। ईसाई धर्म वहाँ पे डोमिनेंट होने लग गया था। शुरुआत में ईसाई धर्म बहुत अच्छा था उस साइड में, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे सामंती व्यवस्था आती गई और ईसाई धर्म में कुरीतियाँ आती गईं। जैसे जैसे सामंती व्यवस्था आई और ईसाई धर्म में कुरीतियाँ आती गईं, पूरा यूरोप अंधकार युग में चला गया, डार्क एज में चला गया। वहां पे सिर्फ और सिर्फ 5% लोग मजे ले रहे थे, बाकी 95% जनता जो थी उसके साथ अत्याचार हो रहा था। अब कहानी आती है, कट्टू करके आते हैं 14वीं सदी। ठीक है, उस समय इटली नामक एक देश है। उस समय इटली नहीं था, उस समय आप मान सकते हो रोमन साम्राज्य छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। लेकिन आज के प्रेजेंट समय का जो इटली है वहाँ पे कुछ एक जगह है, फ्लोरेंस नाम का एक शहर था या रोम नाम का एक शहर था, उसके अलावा वेनिस नाम का एक शहर था। इन जगहों पर इन जगहों पर जो प्राचीन समय से धार्मिक कुरीतियां चली आ रही थी, चर्च वाली, और जो सामंतवादी व्यवस्था चली आ रही थी, उनके खिलाफ लोगों ने सोचना शुरू किया और अपनी नई नई विचारधारा लेके आना शुरू किया। ये विचारधारा नई वही थी जो पुराने समय पे यूनान और रोम में थी, यानी कि प्राचीन समय पे समृद्ध थे, उसके बाद में अंधकार युग आ गया। अब अंधकार युग से वापस से वो फिर से जागने लगे हैं। जागे हुए पहले थे लेकिन बीच में सो गए, तो अब दोबारा से वो जागने लग गए और कनेक्शन पुरानी सभ्यताओं का रहेगा, प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यताओं का रहेगा। यानी 14वीं सदी से 17वीं सदी तक यूरोप में, स्पेशली आज का इटली, ग्रीक, फ्रांस, जर्मनी, इन क्षेत्रों में पुरानी शास्त्रीय रोमन और यूनानी सभ्यताओं का फिर से पुनः उद्धार होना ही पुनर्जागरण कहलाता है। यानी फिर से लोग समृद्ध होने लग गए थे, फिर से लोगों के विचारों में स्वतंत्रता आने लग गई थी। धर्म के जगह पर अब मानवतावादी विचारधारा हावी होने लग गई थी। इसे पुनर्जागरण कहा जाता है। इस पुनर्जागरण के बैकग्राउंड में ही थोड़ा आगे आने पर धर्म में सुधार हुए, क्योंकि धर्म में सुधार करना जरूरी था। अगर धर्म में सुधार नहीं होते तो लोग धर्म के खिलाफ ही हो जाते और धर्म को मानना छोड़ देते। तो पहले पुनर्जागरण हुआ, उसके बाद धर्म में सुधार हुए और उसके बाद में आता है प्रबोधन यानी एनलाइटनमेंट, यानी और थोड़ा हाई लेवल का एक बोल सकते हो विचारधाराएं आने लग गई प्रबोधन में। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। पुनर्जागरण, फिर से जागना। कहाँ से जागना? बीच में जो अंधकार युग आ गया है उसे हटाते हुए फिर से जाग जाओ। उसके बाद में क्या हुआ कि धर्म में सुधार करने पड़े, ईसाई धर्म में सुधार करने पड़े। ठीक है, ईसाई धर्म का सुधार जो है, धर्म सुधार आंदोलन, ये नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। उसके बाद में आ जाता है प्रबोधन। तो ये 3 टॉपिक रहने वाले हैं। अब हम चलते हैं आईपैड स्क्रीन की तरफ। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे मैप वगैरह का उपयोग किया है, माइंड मैप का भी उपयोग किया है, तो आपको सारा कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो आईपैड स्क्रीन पर। तो अभी हम आईपैड स्क्रीन पर आ गए हैं।
लेक्चर का नाम है पुनर्जागरण, इंग्लिश में बोला जाता है रेनेसां। इंग्लिश में स्पेलिंग पर थोड़ा सा ध्यान रखना, RENAISSANCE, तो इसे इंग्लिश में बोला जाएगा, बोलने को आएगा रेनेसां, इस तरीके से बोलेंगे। ओके, इसमें हम इसका अर्थ समझेंगे कि पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, पुनर्जागरण की प्रकृति क्या है, पुनर्जागरण के कारण क्या थे और पुनर्जागरण का प्रभाव क्या था। वहाँ चलने से पहले एक बार आज के समय का, ये यूरोप है, यूरोप, और ये आज के समय का यूरोप है, प्रेजेंट डे यूरोप है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है। देखो अभी आगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल और नाम जो आने वाले हैं 3-4 जगहों के आने वाले हैं। ये वाला जो क्षेत्र है इटली का, ये पुराने समय पे रोमन साम्राज्य होता था, रोमन साम्राज्य। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये वेटिकन सिटी है, मैं जूम इन कर देता हूँ, ये वेटिकन शहर है, वेटिकन शहर, ये पूरे विश्व में ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र है इस समय पर, ठीक है। ये रोम यहाँ की राजधानी है, रोम के पास में वेटिकन सिटी को एक नया देश भी माना जाता है अलग से। ओके, यहाँ पे एक दूसरा इधर की साइड में आपको दिख रहा होगा, ग्रीस नाम लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा ये वाला क्षेत्र, ये पुराने समय पे यूनान था। यहाँ एथेंस दिख रहा होगा, ग्रीस बोला जाता है, ये पुराने समय पे यूनान था, यूनान। और ये जो पुराने समय पे था रोमन साम्राज्य। और जब प्राचीन सभ्यताओं की बात की जाती है तो रोमन साम्राज्य और ये यूनान सभ्यता, रोमन सभ्यता और ये यूनान सभ्यता काफ़ी फेमस थी। रोमन सभ्यता और यूनान सभ्यता, इनसे ही धीरे धीरे इधर के लोगों ने आगे की साइड में सभ्यताओं का फैलना शुरू किया, और पूरे यूरोप में इनसे ही निकल के लोग गए थे और यहाँ पे सभ्यताएं फैलती गई थी। ओके, तो उसके बाद में हम एक और इम्पोर्टेंट लोकेशन में बता देता हूँ, ये जो तुर्की देख रहे हैं, तुर्की में यहाँ पे एक जगह है जिसे आज के समय पे इस्तांबुल बोला जाता है। यहाँ काला सागर है, ब्लैक सी, और इधर की साइड में भूमध्य सागर है। ये वाला क्षेत्र भूमध्य सागर का हिस्सा है, एजियन सी बोला जाता है। तो यहाँ पे इस्तांबुल, जिसे पुराने समय पे कुस्तुनतुनिया बोला जाता था, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पूरा, ये वाला जो क्षेत्र, ये यूरोप को, इधर की साइड में यूरोप है और इधर की साइड में एशिया है, यूरोप को एशिया से जोड़ता था। तो याद रखना, ये टर्की वाला जो क्षेत्र है, इस पे ओटोमन साम्राज्य का अधिकार होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है, इस पे कब्जा किसका हो जाएगा, ओटोमन साम्राज्य वालों का। अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस लोकेशंस में बताने वाला हूँ आपको। ये फ्रांस है, यहाँ पे ये जर्मनी है, और ये इंग्लैंड है। ये 4-5 लोकेशन मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो है मैंने आपको बता दी। इटली में एक शहर है, शहर का नाम है फ्लोरेंस शहर, फ्लोरेंस नाम है। ये शहर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, तो ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको क्लियर कराया है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक तो रोमन साम्राज्य के बारे में ध्यान रखना, ये रोमन साम्राज्य था, ठीक है, पुराने समय पे, यानी ईसा से पूर्व, आज से 2000 साल से पूर्व, ठीक है। ईसा जैसे कि 0 है, जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ है, इसके बाद में ईसा ईसवी बोला जाता है, और इससे जो पूर्व होता है उसे ईसा पूर्व बोला जाता है। तो ईसा पूर्व में ये 2 सभ्यताएं जो थी बहुत ज़्यादा विकसित थी, क्लासिकल सभ्यताएं बोला जाएगा इन्हें, क्लासिकल यानी शास्त्रीय सभ्यताएं उधर की साइड में, क्योंकि पूरे पश्चिम में जो भी उद्भव हुआ है वो इन दोनों ही सभ्यताओं के कारण हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कहीं भी कुछ भी टॉपिक पढ़ने से पहले आप ये शब्द तो आप हमेशा याद रखना, क्योंकि जैसे पुनर्जागरण वाला टॉपिक है तो उसमें भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव रहने वाला है, राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव रहने वाला है, आर्थिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ और धार्मिक परिस्थितियाँ, ये आपको यूज लेनी है। वैसे तो ये देखो, ये जो शब्द हैं आप हमेशा रटना, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, और इसके साथ साथ में सांस्कृतिक, ठीक है। ये 5-6 टॉपिक हैं, ये आपको रट लेने चाहिए हमेशा ही। कहीं भी किसी में आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे ये जरूर चिपका देना, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण, ये इस तरीके से आपको याद रहने चाहिए। और ये जो मैंने पिक्चर लगाया है, ये 14वीं सदी में यूरोप का पिक्चर है, यूरोप का, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये इटली वाला जो क्षेत्र है ये 2 भागों में बटा हुआ है, इधर की साइड में ये एक भाग है और इधर की साइड में ऊपर है। तो ये अलग अलग तरीके के सामंतवादी व्यवस्था पूरे यूरोप में फैली हुई है। सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता है कि जो लोग होते हैं सामंतवादी व्यवस्था में, सामंत होते हैं, और सामंत के ऊपर होता है चर्च या पोप। सामंत जो हैं वो अपना कुछ टैक्स चर्च को दे रहे हैं, और सामंत मन मर्जी से जितना चाहें उतना अपने लठैतों के थ्रू पूरी जनता से एक तरीके से टैक्स ले रहे हैं और जनता का खून चूस रहे हैं। तो ये सामंतवादी व्यवस्था थी।
आगे चलते हैं। ये कुछ एक फ़ोटोज़ हैं, इन्हें मैं बाद में बताऊंगा। ओके, ये इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल निभाया था अपने पुनर्जागरण में, जैसे लियोनार्डो दा विंची देख रहे हैं, माइकल एंजेलो देख रहे हैं। उसके अलावा जो इसकी शुरुआत की थी, दांते नाम के एक कवि थे, इटली में फ्लोरेंस शहर में उनका जन्म हुआ था, तो ये दांते कवि थे। ये आप जो देख रहे हैं माइकल एंजेलो है, ये चित्रकार बनेंगे, आगे चित्रकार और मूर्तिकार बनेंगे जो मानवतावादी होंगे। ये अपना आप जानते हैं लियोनार्डो दा विंची बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इनकी एक जो पिक्चर है वो आगे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये जो प्राचीन सभ्यता है उनका फ़ोटो है, आपको मैं बता भी चुका हूँ। देखो, शुरुआत में मैंने बताया था अफ्रीका के इथोपिया नामक जगह पे यहाँ पे इंसान का जन्म हुआ था, यहाँ से इंसान ने आगे फैलना शुरू किया था। यहाँ पे मिस्र की सभ्यता बनाई थी नील नदी के किनारे। इधर की साइड में दो नदियाँ हैं, दजला और फरात, यहाँ पे बनी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहाँ पे सिंधु नदी और गंगा नदी के किनारे बनी थी। इधर की साइड में जो बनी थी सिंधु घाटी सभ्यता, और इधर चीन में चीनी सभ्यता। यहाँ पे दो सभ्यताएं बनी थी यूरोप में। ये जो सभ्यता है यूनानी सभ्यता है, जिसे ग्रीक बोल सकते हैं, और ये जो सभ्यता है वो अपनी रोमन सभ्यता है। यहाँ से लोग इधर की साइड में जाना शुरू करेंगे और यहाँ पे इन सभ्यताओं का प्रभाव रहेगा। यूनान में जो भाषा बोली जाती थी वो ग्रीक भाषा बोली जाती थी, और रोम में जो भाषा बोली जाती थी वो लैटिन। नाम याद रखना, ये दोनों भाषाएं क्लासिकल भाषाएं, ठीक है। इन दोनों में यहाँ पे ये जो भाषाएं बोली जाती थी। ओके, अच्छा, यहाँ पे चित्र में मैं आपको एक जगह मैं बताना भूल गया, शायद इसमें है नहीं वो, इस वाले में मैं बता देता हूँ। ये जो जगह है, यहाँ पे इस जगह पे एक देश है, देश का नाम है इज़राइल। इज़राइल में एक शहर है, शहर का नाम है जेरूसलेम। जेरूसलेम में ही तीन प्रमुख धर्मों का उदय हुआ था, जेरूसलेम में। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, क्रूसेड्स भी इसी जगह के लिए हुए थे। जेरूसलेम में तीन प्रमुख धर्मों का उदय हुआ था। एक तो हुआ था यहूदी, दूसरा हुआ था ईसाई, और तीसरा था इस्लाम। ये सब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे युद्ध होंगे, धार्मिक युद्ध होंगे इस जगह के लिए, वो बाद में पुनर्जागरण में बहुत ज़्यादा योगदान देने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपनी एंशिएंट सिविलाइजेशन है। अब देखो, विश्व इतिहास को नॉर्मली तीन भागों में बांट सकते हैं हम, एक प्राचीन विश्व इतिहास, एक मध्यकालीन विश्व इतिहास, और एक आधुनिक विश्व इतिहास। देखो, प्रारंभ में क्या होता था, आरंभ में 5वीं सदी तक का माना जाएगा कि इस समय जो प्राचीन विश्व था, यानी ये यूरोप वाला क्षेत्र था, काफ़ी समृद्धशाली था। यूनान की और अपना रोम की जो सभ्यताएं थी वो काफ़ी समृद्ध थी और अच्छा था, ठीक है। शास्त्रीय बोल सकते हैं, क्लासिकल बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ की मूर्तिकला फेमस थी, वहाँ के राजचिंतक अच्छे थे, वहाँ की आर्किटेक्चर जो स्थापत्य कला था वो भी अच्छा था। मध्यकाल होते होते क्या हो गया कि 5वीं सदी से 14वीं सदी तक जो हुआ, क्या आ गया, सामंती व्यवस्था आ गई और धर्म में क्रूतियाँ आने लग गई, धर्म में क्रूतियाँ आ गई, आडंबर आ गए। धर्म कौन सा है, ईसाई धर्म को अपनाया हुआ है यूरोप वाले ज़्यादातर लोगों ने, ठीक है। क्योंकि रोम का जो साम्राज्य था उसने ईसाई धर्म को अपना लिया था, तो पूरे यूरोप वाले क्षेत्र में ईसाई धर्म हो गया था। तो सामंती व्यवस्था के कारण यहाँ पे क्या आ गया था, डार्क युग यानी अंधकार युग आ गया था 5वीं सदी से 14वीं सदी तक। इसमें सामान्य जनता के साथ में बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा था और अत्याचार हो रहा था। और आधुनिक विश्व में 14वीं सदी से शुरू करके अब तक होता है। इस 14वीं सदी से और 17वीं सदी तक जो समय रहा वो माना जाएगा पुनर्जागरण काल, ठीक है। पुनर्जागरण के साथ साथ में धर्म सुधार आंदोलन हुए थे, और थोड़ा सा इनके बाद में बोला जाता है प्रबोधन काल यानी एनलाइटनमेंट। ये तीनों एक साथ में माने जाएंगे, 14वीं से 17वीं सदी तक ये माने जाते हैं। ओके, जो टॉपिक था वो अपना पहला जो पॉइंट था कि मीनिंग ऑफ रेनेसां, पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है। देखो, 14वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य यूरोप में यूनानी और रोमन, यूनान की जो भाषा थी वो लैटिन थी, और रोमन यानी रोम की जो भाषा थी वो ग्रीक। अभी थोड़ी देर पहले मैप में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो क्षेत्र है वो यूनानी है और यहाँ पे जो क्षेत्र है वो रोमन है, ठीक है। यूनानी और रोमन सभ्यता से प्रेरणा लेकर विचारों, साहित्य व कला के क्षेत्र में मानव केंद्रित, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन सेंट्रिक प्रवृत्तियों से युक्त बौद्धिक आंदोलन को पुनर्जागरण कहा जाता है। कौन सा, किस समय हुआ है, 14वीं से 17वीं शताब्दी पे। कहाँ पे हुआ है, यूरोप के क्षेत्र में। क्या, कहाँ से प्रेरणा ली गई है, यूनानी और रोमन सभ्यताओं से प्रेरणा लेकर। क्या चेंज हुआ है, मानव केंद्रित हो गए हैं। पहले क्या होता था, सब कुछ धार्मिक केंद्र होता था, अब मानव केंद्रित हो गया है कि पहले मानव का भला किया जाए, मानव केंद्रित हो गया है सब कुछ। ओके,
तो ये क्या हुआ है, मानव केंद्रित प्रवृत्तियों से युक्त बौद्धिक आंदोलन, बौद्धिक यानी अच्छे तरीके से आपको पुनः जागरण करना है, बुद्धि का उपयोग करना है, क्या कहलाता है, पुनर्जागरण। तो ये आपको ये रट लेना है, पूछा जा सकता है। देखिए रेनेसां जो शब्द है, रेनेसां जिसे हिंदी में बोला जाएगा पुनर्जागरण, ये शब्द जो है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, ठीक है, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। इसका अर्थ होता है रिवाइवल, रीबर्थ और रिवेकनिंग। रिवाइवल यानी पुनरुद्धार, रीबर्थ यानी पुनर्जन्म और रिवेकनिंग यानी पुनः से जागना। ये तीनों एक जैसे ही मान सकते हो। कहाँ से पुनरुद्धार, कहाँ से पुनर्जन्म और कहाँ से पुनः जागना, ये हो रहा है डार्कनेस एज से ब्राइटनेस की तरफ। डार्कनेस कब से कब आ गई थी, 5वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक जो आ गई थी, अंधकार युग, सामंतवाद आ गया था, उससे लेके अब क्या आ रहे हैं हम, उजाले की तरफ आ रहे हैं। किस किस चीज़ में ब्राइटनेस हो रही है, ब्राइटनेस जो होने वाली है वो क्लासिकल क्षेत्र यानी जो पुराने यूरोप में रोम और जो रोम के साथ में यूनानी सभ्यता थी, उन दोनों का पुनरुद्धार हो रहा है, पुरानियों का जिन्हें भूल चुके थे लोग। उसके बाद में लिटरेचर यानी साहित्य में पुनरुद्धार हो रहा है, कल्चर यानी संस्कृति में, आर्ट में और मैथोलॉजी में। ओके, तो इस तरीके से ये रेनेसां का अर्थ हुआ। 14वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य यूरोप में यूनानी व रोमन सभ्यताओं से प्रेरणा लेकर विचारों, साहित्य व कला के क्षेत्र में मानव केंद्रित प्रवृत्तियों से युक्त बौद्धिक आंदोलन को पुनर्जागरण कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि रेनेसां की जो प्रकृति थी वो कैसी थी, नेचर ऑफ रेनेसां कैसा था। प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यताओं से ये प्रेरित था। जो ये अपना 14वीं सदी से लेके 17वीं सदी तक जो पुनर्जागरण हुआ था, ये जो था वो प्राचीन सभ्यताओं, कौन कौन सी सभ्यताओं से प्रेरित था, रोम और यूनान की सभ्यताओं से प्रेरित था। प्रगतिशील था, प्रोग्रेसिव था, लेकिन याद रखना ये क्लासिकल चीज़ों को नहीं बोला था। क्लासिकल यानी पुराने समय की अच्छाइयों को नहीं बोला था। ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा मान लिया हो कि यार इस समय सब कुछ बुरा चल रहा है। इसने प्राचीन समय में जो अच्छाइयाँ थी उनको एक्सेप्ट किया, उनको एक्सेप्ट करते हुए प्रगतिशील रहा, आगे बढ़ा। यानी इन्होंने रोम की और यूनान की जो सभ्यताएं थी उनको एज अ खारिज नहीं किया, इनको ही एक्सेप्ट किया नए तरीके से। ओके, उसके अलावा जीवन के सभी पहलुओं को इसमें प्रभावित किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा कला पर और साहित्य पर प्रभाव डाला। नए नए साहित्य रचे जाने लगे, कला बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आने लगी। ओके, ये धर्मनिरपेक्ष था। धर्मनिरपेक्ष भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। धर्मनिरपेक्ष पॉजिटिव का मतलब कि धर्म की अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना, और नेगेटिव का मतलब होता है कि धर्म को मानना ही नहीं है, कि धर्म से हमें दूर ही रहना है। तो ये प्रकृति में सेकुलर था, पॉजिटिव सेकुलर था, धर्मों के प्रति इसका सम्मान था। यह लौकिकता पर जोर दिया गया था। यह लौकिकता का मतलब होता है कि संसारी वस्तुओं पर जोर देना। एक तो होता है कि सांसारिक चीज़ों को छोड़ के कहीं स्वर्ग लोक कोई चीज़ होती होगी। यह लौकिक का मतलब यहाँ पृथ्वी पे जो है वो वहाँ पे खुशी से रहना है, वो होता है यह लौकिकता। ठीक है, ये जो पुनर्जागरण था ये शहरों में विकसित हुआ, तो इसकी प्रकृति शहरी थी। इसका जो सेंटर था मानवतावादी विचार था। बस ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे लेक्चर में, कि प्राचीन समय पे क्या था कि सब कुछ धर्म केंद्रित हो गया था, और धर्म में भी क्या आ गई थी, कुरीतियाँ आ गई थी, और उसमें इंसान को कोई वैल्यू नहीं रही थी। लेकिन पुनर्जागरण के बाद में सब कुछ किसके सेंटर होने लगा, मानवतावादी। ठीक है, मानवतावादी होने लगा। तो ये मानवतावादी विचार जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या माना जाने लगा, मानव दुनिया का स्वामी है। पुराने समय पे क्या है, धर्म को या भगवान को, गॉड को स्वामी मान के लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा था, और जो चर्च के पोप वगैरह जो होते थे, प्रीस्ट जो होते थे, पुजारी, वो मजे ले रहे थे और सामंत मजे ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद पर विचार दिया गया था, जोर दिया गया था। तार्किकता पर जोर था, लॉजिकल थिंकिंग। पहले क्या होता था, जो पादरी होते थे वो पादरी क्या करते थे, जो मन में आता था वही भगवान ने ऐसा कहा है ऐसे बोल के लोगों को पागल बनाने लग गए थे। सोचना नहीं है, तर्क नहीं लगाने हैं, ऐसे चलता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, तार्किकता पर जोर दिया गया है कि जो सामने है उसे एक्सेप्ट करो और तर्कों के आधार पर उसे एक्सेप्ट करो। यानी तो तब तार्किकता पर जोर दिया जाएगा तो रूढ़िवादिता खत्म हो जाएगी और अंधविश्वास जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, स्वतंत्र चिंतन पर जोर दिया गया, आलोचना की जाने लगी और खोज की जाने लगी, अन्वेषण किए जाने लगे। यह मानव जीवन के उन्नयन का स्रोत था। यहाँ से मानव जीवन में थोड़ी बहुत उन्नति होना शुरुआत हो गई थी। तो पुनर्जागरण इसलिए पढ़ना जरूरी होता है कि जो अंधेरा हो गया था यूरोप वाले क्षेत्र में, वहाँ से फिर से
पुनः से जागरण शुरुआत हो गई थी, मानव जीवन पर केंद्रित नए नए विचार आने लग गए थे। देखो कुछ एक फैक्ट्स एक बार मैं बता देता हूँ। पुनर्जागरण की शुरुआत जो थी वो इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से हुई थी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको मैप में बताया था इटली कहाँ पे है, और इटली में फ्लोरेंस नाम का शहर बताया था। एक इटली बताया था, उसके पास में इस तरीके से मैंने आपको यूनान बताया था। तो इटली के फ्लोरेंस शहर से, उसके पास में मैंने आपको बताया था रोम भी बताया था, और वेटिकन सिटी बताया था। तो फ्लोरेंस शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। एक कवि थे दांते, जिनका जन्म 1260 से 1321 तक वो जीवित रहे थे। इटली के कवि थे, उनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। इन्हें पुनर्जागरण के अग्रदूत माना जाता है। तो 2 नंबर के पॉइंट्स में पूछा जा सकता है कि दांते कौन थे, इटली के कवि थे, और इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने टस्कन भाषा में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था डिवाइन कॉमेडी। टस्कन वहाँ की एक लोकल भाषा थी, यानी लोकल जो भाषा होगी स्थानीय भाषा हो गई। पहले क्या होता था, जो पुस्तक लिखी जाती थी वो सिर्फ और सिर्फ किस भाषा में लिखी जानी थी, लैटिन भाषा में या ग्रीक भाषा में, जो लोगों की समझ में नहीं आ सकती। ऐसा ही आप इसे इंडियन जो बौद्ध के समय, भगवान बुद्ध के समय या जैन धर्म के समय पे जो थोड़ा बहुत रहने से मान सकते हैं, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस समय अपने धर्म में क्रूतियाँ आने लग गई थी। ऋग्वेद काल तक भारत का जो धर्म था, हिंदू धर्म जिसे बोल सकते हो या सनातन धर्म जिसे बोल सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा था ऋग्वेद काल तक, ठीक है। उसके बाद में उत्तर वैद काल आते आते उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी, और जो एक ब्राह्मण संप्रदाय वो डोमिनेट करने लग गया था और मनमर्जी करने लग गया था। तो धर्म में कर्मकांड ज़्यादा आ गए थे, तो लोग परेशान हो गए थे। और जो उसमें जो मुख्य किताब थी वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। लोगों की समझ में नहीं आता था, बड़े पढ़े लिखे लोग ही संस्कृत भाषा को समझ पाते थे, तो वेद वगैरह पढ़ना ये बड़े लोगों का काम हो गया था। लेकिन उसके बाद में, जैसे कि मैंने बताया था, भगवान बुद्ध ने जितने भी अपने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृतिक और पाली भाषा में दिए थे, यानी लोकल भाषा जो उस समय फेमस थी, स्थानीय भाषा, उन भाषाओं में जो अपने संदेश दिए थे। सेम टू सेम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जो पुस्तक लिखी जा रही है वो टस्कन भाषा में लिखी जा रही है, ताकि लोगों की समझ में आए। डिवाइन कॉमेडी नाम से पुस्तक लिखी गई थी दांते के द्वारा। दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। एक कवि हुए थे पेट्रार्क, 1304 से 1367 तक रहे थे। इन्होंने मानवतावाद के संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने मानवतावाद का जो विचार था उसकी शुरुआत की। एक और थे मैकियावेली, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दी प्रिंस नाम से। इन्हें राजनीतिक चिंतक कहा जाता है। आधुनिक विश्व इतिहास का राजनीतिक चिंतक की शुरुआत माना जाता है, या इन्हें जनक माना जा सकता है। आधुनिक समय पे राजनीतिक चिंतक की शुरुआत जो है ये कवि मैकियावेली। और 3 कलाकार ये इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं इसमें पुनर्जागरण में। एक तो लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और रफाल, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची की द लास्ट सपर और मोनालिसा नाम से 2 चित्र हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। माइकल एंजेलो चित्रकार थे और मूर्तिकार भी थे। इन्होंने एक पूरा का पूरा एक दीवार पे एक पूरी बाल बनाई थी और पूरा चित्रों की सीरीज बनाई थी। उसके अलावा रफेल थे। ये सब के सब ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इन सबको मैं आगे बताऊंगा एक एक करके। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया होगा, ये फैक्ट आपको याद कर लेने। ये पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में फ्लोरेंस नगर में हुई थी। कवि दांते, कवि पेट्रार्क, कवि मैकियावेली, 3 कलाकार हैं, लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, रफेल। 3 ही नहीं है, कुछ और भी हैं, लेकिन इटली में शुरुआत हो रही है तो इटली के आसपास जो फेमस हैं वो यही हैं। और ये 10 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। पुनर्जागरण की प्रकृति क्या थी कि शुरुआत में इन दोनों सभ्यताओं से प्रगतिशील था, जीवन के सभी पहलू प्रभावित हुए थे। कला और साहित्य सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष था, शहरी था, मानवतावाद विचार था, तार्किकता था, रूढ़िवाद थी और अंधविश्वास को खत्म किया, स्वतंत्र चिंतन पर जोर दिया था, आलोचना जो है और अन्वेषण जो है वो शुरू हो गए थे। ओके, और मानव जीवन के अध्ययन की शुरुआत हो गई थी। अब देखते हैं पुनर्जागरण के कारण क्या थे। देखो, पुनर्जागरण के कारण में 5 कारण आपको याद रखने हैं, टू द पॉइंट याद रखने हैं। ये 5 कारण धर्म युद्धों की भूमिका थी, आर्थिक कारण थे, कुस्तुनतुनिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कुस्तुनतुनिया थोड़ी देर पहले बताया था। इस्तांबुल जो तुर्की में है वहाँ पे तुर्कों का अधिकार हो गया था और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। ठीक है, महान मंगोलिया साम्राज्य का उदय हो गया था। मंगोल साम्राज्य कुबलई खान के द्वारा बनाया गया था
और नए नए आविष्कार होने लगे थे। ये 5 पॉइंट तो आपको याद ही रखने हैं। उसके साथ में अगर सब पॉइंट याद रख सको, ये सब इसी के इन 5 पॉइंट के अंदर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको पॉइंट याद रख लेने चाहिए। कुल मिला के 10 पॉइंट याद रख लेने चाहिए पुनर्जागरण के कारण में। धर्म युद्ध की भूमिका, आर्थिक कारण, कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल पर तुर्कों का अधिकार, महान मंगोलिया साम्राज्य का उदय, नवीन आविष्कार। उसके अलावा को पॉइंट बोल सकते हैं इन्हें, व्यापार की वृद्धि हुई और नगरों का विकास हुआ, पूरब से संपर्क हुआ यानी भारत की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मेसोपोटामिया सभ्यता यानी इराक ईरान वाले क्षेत्रों से इनका संपर्क होने लगा। इनके बैकग्राउंड में धर्म युद्ध चल रहा है। ओके, उसके अलावा कागज़ जो मुद्रण था उसका आविष्कार हो गया था, कागज़ मुद्रण कला का यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था। तो अब जो किताबें हैं वो बड़े लेवल पे छापी जाने लगी और लोगों तक सहज उपलब्ध होने लगी सस्ते दामों पे। सामंतवाद खत्म होने लग गया था और प्राचीन साहित्य की खोज दोबारा से होने लग गई थी। ये बहुत सारे चित्र हैं जो आप देख रहे हैं। ये जो फेमस चित्र जो है आप मान सकते हैं पुनर्जागरण में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसने निभाया था। ये मानवतावादी चित्र है। ओके, ये लियोनार्डो दा विंची का बनाया गया मोनालिसा का चित्र है। तो ये जितने भी आप चित्र देख रहे हैं ये पुनर्जागरण के समय पे बनाए गए थे। ये चित्र नहीं है, मूर्ति है। ओके, ये चित्र है। ओके, अब देखते हैं एक एक करके 5 पॉइंटों को। धर्म युद्ध की भूमिका, आर्थिक कारण, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, महान मंगोलिया साम्राज्य का उदय और नवीन आविष्कार। पहले नंबर से शुरू करते हैं, धर्म युद्ध की भूमिका। ओके, धर्म युद्धों को क्रूसेड्स कहा जाता है। देखो, 11वीं सदी से 13वीं सदी तक लड़े गए थे धार्मिक युद्ध। किन किन के बीच में लड़े गए थे? ईसाई धर्म और इस्लाम के बीच में लड़े गए थे। कहाँ के लिए लड़े गए थे? जेरूसलेम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इजराइल में एक जगह बताई थी जेरूसलेम नामक, वहाँ के लिए ये युद्ध लड़े गए थे। और जेरूसलेम को जीतने के लिए ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म इनमें युद्ध लड़े गए थे। इस दौरान क्या हुआ? यूरोपीय जो लोग थे अरब देशों में पहुँचे और वहाँ से वापसी में अनेक अनुभव लेके गए थे। पहले यूरोपीय एक तरीके से बंधे हुए थे, अब इन युद्धों के कारण, जैसे ये यूरोप है, इधर की साइड में मैं यहाँ पे इजराइल मान लेता हूँ और ये अरब देश हो गए। ठीक है, यूरोप से लोग यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आते थे। क्रूसेड्स बोला जाता था इन्हें। धार्मिक युद्ध ईसाई और इस्लाम के बीच में होते थे, क्योंकि यहाँ पे जेरूसलेम नाम की एक जगह है इजराइल में, उसे ईसाई धर्म वाले लोग फिर से अपने पास में लेना चाहते थे। तो इन युद्धों के कारण लोग आते थे। लोग आने के साथ साथ में कुछ एक लोग यहीं पे बच जाते थे, लेकिन नए नए चीज़ों का आविष्कार होता था। आविष्कार कैसे कि अरबी लोग जो थे वो भारत से बहुत सारी चीज़ों को ले चुके थे व्यापार के कारण। चीन से भी बहुत सारी चीज़ें अरब देशों में आ चुकी थी जो यूरोप तक नहीं पहुंची थी। तो यूरोपीय लोग जब यहाँ पे अरब देशों में आते थे तो उन सारी चीज़ों को वो समझते थे। तो उनका जो भौगोलिक यात्राओं के कारण जो था बौद्धिक क्षैतिज बढ़ने लग गया, यानी माइंड का डेवलपमेंट होने लग गया। नई नई चीज़ें विकसित माइंड में होने लग गई। पहले तो क्या कूपमंडू थे, लेकिन जब बाहर की चीज़ों को देखेंगे तो बौद्धिक क्षैतिज जो था वो बड़ा होने लग गया। अरबी अंक गणित को लेके चले गए, बीज गणित को लेके चले गए वो। ठीक है, दिग्दर्शक यंत्र जैसे आप बोल सकते हैं, दिशा का निर्देशक यंत्र जो होता है वो लेके चले गए अरबी देशों से। कागज़ को लेके चले गए अरबी देशों से। तो ये यहाँ पे यूरोपीय लोग जो आ रहे हैं अरबी देशों में, उनके कारण, भौगोलिक यात्राओं के कारण दिमाग का विकास हो रहा है। क्योंकि जहाँ पे भी, अब देखो, सबसे बड़ी मैं अगर कोई पुस्तक मानता हूँ तो उसे ट्रैवलिंग को मानता हूँ। घूमना सबसे बड़ा लर्निंग होता है। ठीक है, तो ये लोग इधर की साइड में आक्रमण के लिए आ रहे हैं, लेकिन नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं। तो उनका जो बौद्धिक विकास हो रहा है, यहाँ अरबी देशों से अंक गणित को, बीज गणित को लेके जा रहे हैं, दिशा सूचक यंत्र को लेके चले गए और कागज़ को लेके चले गए। तो धर्म युद्ध की ये भूमिका रही। ठीक है, उसके बाद में आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज क्या रहे? देखो, धर्म युद्ध हुए। धर्म युद्ध के कारण जो पूर्वी देशों की तरफ आए यूरोपीय लोग जो थे वो कहाँ आए? पूर्वी देशों की तरफ आए। अब यहाँ पे इनके साथ में व्यापारिक संबंध भी बनाने लग गए, यानी ये अरबी लोग हैं और इधर की साइड में यूरोपीय वाले लोग हैं। अब धर्म युद्धों के कारण इधर आए, उसके बाद में ये व्यापारिक संबंध भी बनाने लग गए इनके साथ साथ में। ठीक है, यहाँ से कुछ सामान ले जाते, अपने यहाँ बेच देते। तो व्यापारी जो लोग थे वो जेरूसलेम में बस गए थे और एशिया माइनर वाले क्षेत्र में बस गए थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? व्यापार में भी वृद्धि हो रही है और दूसरी जगह पे आने के बाद में नए नए विचार आ रहे हैं, क्योंकि अरबी लोगों के अलग विचार थे, नए विचार थे, वो नए विचार लेके आ रहे हैं। व्यापार में वृद्धि और नए विचार, इन दोनों के कारण पुनर्जागरण की भावना विकसित होने लगती है। ठीक है, तो ये नए विचार और ये इसके कारण क्या हो रहा है? आर्थिक कारणों से 4 चीज़ हो रही हैं। एक तो नए विचार आ रहे हैं और प्रगतिशील तत्व जो हैं यूरोपीय लोगों के अंदर आ रहे हैं। नए नगरों का विकास हो रहा है।
ये जो नगर हैं ये यूरोप में बन रहे हैं, वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, आंग्लबर्ग, इस तरीके से नए नए शहर बन रहे हैं यूरोप के अंदर, क्योंकि ये व्यापारी जो हैं वो पैसे वाले होते जा रहे हैं और एक साथ में वहाँ यूरोप में वापस जाने के बाद में शहरों में बसने लग गए हैं। इधर की साइड में अपना अरबी देश है और इधर की साइड में यूरोप है, ठीक है। तो ये जो शहर हैं ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र होने लग गए और नए विचारों का आवागमन होने लग गया, यानी विचारों की स्वतंत्रता होने लग गई। अब क्या हो गया कि व्यापारी वर्ग जो हो गया वो समृद्ध हो गया। अब क्या कर रहा है व्यापारी वर्ग, शिक्षा प्राप्ति के लिए अपने बच्चों को बागदाद, काहिरा, कोर्डेवा, इस तरीके से इन जगहों पे भेज रहा है और यहाँ पे पुस्तकालयों में जो पुस्तकें हैं उनको भी पढ़ा जा रहा है। और ये व्यापारी वर्ग जो हो गया था वो विद्वानों का आश्रयदाता के रूप में हो गया था। उसके बाद में अगला पॉइंट है, चर्च सूद लेता था और व्यापारी वर्ग इससे नाराज था, ठीक है। तो व्यापारी वर्ग किससे नाराज होने लग गया, सीधा सीधा चर्चों से नाराज होने लग गया। तो ये दूसरा कारण हो गया, आर्थिक कारण। अब इसके बाद में हम चलते हैं, तीसरा जो कारण है वो है अपना कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। देखो बात है सन 1453 की बात है, तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया था, ठीक है। इससे क्या हुआ, इस्तांबुल जिसे कुस्तुनतुनिया बोला जाता था, नाम भी कुछ अटपटा सा है, यूनान और रोमन सभ्यताओं के शास्त्रीय अवशेष जो थे वो इस इस्तांबुल में थे। यहाँ पे बहुत सारे दार्शनिक विद्वान और कलाकार जो थे वो रहते थे। कौन कौन सी सभ्यताओं वाले, यूनान और रोमन सभ्यताओं वाले, ठीक है। जब तुर्कों ने आक्रमण करके इसे अपने कब्जे में ले लिया, तुर्क इस्लामिक थे और इन्हें यहाँ से भगा दिया, तो ये जो दार्शनिक विद्वान और कलाकार थे इन्होंने पलायन किया यूरोप की तरफ। अब ये पलायन कर रहे हैं तो अपने साथ में, ये विद्वान हैं, अपने साथ में ज्ञान और विज्ञान साथ में लेके जा रहे हैं यूरोप के लिए, ठीक है। ये इधर की साइड में यूरोप है, इधर की साइड में अपना मैंने पहले ही बताया था तुर्की वाला जो क्षेत्र है। तो ज्ञान विज्ञान नवीन चिंतन पद्धति साथ में ले गए। एक व्यक्ति थे, कार्डिनल नाम था, कार्डिनल के लिए 800 पांडुलिपियों को लेके, यानी बोल सकते हो एक तरीके से ग्रंथों करके लेके इटली ले गया था, इटली चला गया था, ठीक है। तो इस कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण के कारण जो क्या हुआ, ये जो विद्वान थे वो वापस से यूरोप की तरफ जा रहे हैं और यूरोप जाने पे ज्ञान विज्ञान और नवीन चिंतन पद्धति साथ में लेके जा रहे हैं। दूसरा क्या हुआ, यूरोप है और इधर की साइड में पूर्वी देश है। अब यहाँ पे कुस्तुनतुनिया जो मैंने नाम बताया था, इस्तांबुल, वहाँ पे तुर्कों का अधिकार हो गया और उन्होंने मार्ग को रोक दिया कि अब यूरोप वाले इधर की साइड में स्थल मार्ग से जाके आगे व्यापार नहीं कर सकते। तो यूरोप जो था वो काली मिर्च और ब्लास्ता के उत्पाद उनको उपभोग करना चाहता था और ये सभी जो उत्पाद थे वो अपने क्षेत्रों में मिलते थे, भारत में मिलते थे, ठीक है, चीन में मिलते थे, अरब देशों में मिलते थे। तो यूरोप को पता तो चल गया था कि पृथ्वी गोल है, समुद्र के रास्ते कहीं ना कहीं पहुंचा जा सकता है। तो अब वो नए रास्ते खोजने लग गए थे और वो नए समुद्री रास्तों की खोज करने लग गए थे। उनकी खोज में, भारत की खोज में निकला था कोलंबस, लेकिन भारत तो पहुंचा नहीं, अमेरिका चला गया था, ठीक है। उसके बाद में वास्को डी गामा, वो भारत पहुंच गया था। ये थोड़ा सा आप मैप से दोबारा समझ लीजिए, मैं मैप से समझा देता हूँ आपको, ओके। ये मैप है, मैं मैप को क्लियर कर देता हूँ एक बार पूरा, ओके। मैं मैप को क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मैप को क्लियर कर दिया है। देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, इस वाली जगह पे, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये क्षेत्र है कुस्तुनतुनिया वाला, यहाँ पे तुर्कों का अधिकार हो गया, ठीक है। पहले यूरोपीय लोग जो व्यापार करने के लिए आते तो वो इसी वाले क्षेत्र से आते थे। अब उन्हें व्यापार करने के लिए यहाँ से रोक दिया तुर्कों ने, ठीक है, यहाँ से रोक दिया। तो इन्हें तो व्यापार करना है, काली मिर्च चाहिए, ब्लास्ता के उत्पाद चाहिए, भारत तो ठीक है सोने की चिड़िया था ही, ठीक है। अब ये भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो ये दूसरा रास्ता खोजने के लिए निकलते हैं और वो रास्ते में इस साइड में जाते हैं। एक तो जाता है कोलंबस, वो तो सीधा अमेरिका पहुंच जाता है, लेकिन वास्को डी गामा इस तरीके से चलते हुए कहाँ पहुंच जाता है, भारत पहुंच जाता है, ओके। तो ये जो होता है नए रास्तों की खोज हो जाती है इसके साथ साथ में, इस तुर्कों के आक्रमण करने के बाद में, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसके दो फायदे हो गए कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के आक्रमण का। एक तो विद्वान जो हैं वो अपने साथ में बहुत सारा नवीन चिंतन लेके चले गए यूरोप, और दूसरा रास्ता अवरुद्ध होने पर नए रास्तों की खोज की गई, नए समुद्री रास्तों की। कोलंबस ने अमेरिका खोज लिया, वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी, ओके। अब बात करते हैं महान मंगोल साम्राज्य का उदय।
13वीं सदी में कुबलई खान नाम का एक व्यक्ति था, उसने विशाल साम्राज्य बना लिया था, रूस, हंगरी, पोलैंड सारे क्षेत्रों को कवर करते हुए। ठीक है, इसके दरबार में सभी धर्मों के प्रचारक जो थे वो थे, और व्यापारियों का केंद्र बन गया था ये। मतलब इसका जो दरबार था कुबलई खां का, वो धर्म प्रचारकों और व्यापारियों का केंद्र बन गया था। पोप के दूत रहते थे, भारत के बौद्ध भिक्षु इसके दरबार में रहते थे, पेरिस और इटली व चीन के दस्तकार भी कुबलई खां ये इसके दरबार में रहने लग गए थे। तो ये क्या हो गया कि सभी विचारों का यहाँ पे क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है अलग अलग विचारों का। पोप के जो दूत हैं वो बौद्ध भिक्षुओं से सीख रहे हैं, ठीक है, चीन के दस्तकारों से या चीन के विचारकों से सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मिक्सअप हो रहा है, यहाँ पे सभी विचारधाराओं का मिलन हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि नए विचार बनेंगे, नए हॉरिजन बनने लग जाएंगे। देखो, एक व्यक्ति है मार्क पोलो नाम से, 1272 में वेनिस सिटी से इटली से निकल के कुबलई खां के दरबार में आए थे, और उन्होंने भव्यता और संस्कृति देखी और उसका एक पुस्तक लिख करके विशद वर्णन किया था कुबलई खां के बारे में। तो यूरोपीय लोग इनकी जो भव्यता को देख करके प्रभावित हुए और नए नए विचारों को उनके अंदर आने लग गए थे। तो मंगोल के कारण क्या क्या फ़ायदा और हुए, एक तो कागज़ जो था उसका आविष्कार चीन में हुआ था, उसे मंगोल लेके आए थे, और चीन का आविष्कार मंगोलिया लेके आए अरबी क्षेत्रों में, और वहाँ से यूरोप वाले ले गए अपने पास में। प्रिंटिंग ये टेक्नोलॉजी भी मंगोल लेके आए थे, उसे भी कहाँ पहुँचा दिया गया, यूरोप में। कुतुबनुमा, बारूद, ये सारे के सारे आविष्कार कहाँ पहुँचने लग गए, यूरोप में पहुँचने लग गए। किसके कारण, मंगोल साम्राज्य के कारण। ठीक है, बारूद भी चीन में बना था, प्रिंटिंग की शुरुआत भी चीन में ही मानी जाती है नॉर्मली, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस जो है वो यूरोप में लगने लगी थी। कागज़ का आविष्कार जो है वो चीन में माना जाता है, बारूद का आविष्कार भी चीन में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मंगोल साम्राज्य है ये भी पुनर्जागरण में इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। नवीन आविष्कार क्या हो रहे हैं, कुछ नवीन आविष्कार हो रहे हैं, जैसे कि चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ, तो अब जो लेखन पहले पत्तों पे हो जाता था, पत्तों पे होता था, तो वो सीमित होता था, लेकिन अभी कागज़ बनने लग गए बड़ी मात्रा में, तो लेखन जो है अभी सीमित नहीं रहा। और धीरे धीरे क्या हो गया कि कागज़ों के बाद में क्या हो गया कि जर्मनी में 15वीं सदी में गुटेनबर्ग के द्वारा एक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो गई थी। प्रिंटिंग प्रेस शुरुआत हो गई, तो प्रिंटिंग प्रेस पे तो जितना चाहो उतना छाप लो, जो मन में आए उतना छापते जाओ। पहले तो हाथों से लिखना पड़ता था, हाथों से लिखते थे कागज़ पे, तो फिर भी सीमित रहता था। ओके, उसके बाद में यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस की गुटेनबर्ग के द्वारा शुरुआत की गई थी जर्मनी में, तो बौद्धिक विकास होने लगा था। सन 1444 ईस्वी में एक व्यक्ति थे फैक्सटन नाम के, इन्होंने ब्रिटेन में प्रिंटिंग प्रेस लगा दी थी, छापाखाना लगा दिया था। इससे क्या हुआ, जो साहित्य थे, पुस्तकें थी, वो बड़े स्तर पर छापे जाने लगी, सस्ती होने लग गई और सर्वसुलभ होने लग गई, सभी को उपलब्ध होने लग गई। अब क्या होगा कि पहले क्या होता था, जो चर्चों के पादरी वगैरह होते थे, प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे, वो लोगों को पागल बना देते थे। कैसे बनाते थे कि बाइबल में ऐसा लगा है, लिखा हुआ है, इस किताब में ऐसा लिखा हुआ है, तो पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है कह करके जो पागल बनाते थे। अब तो क्या हो गया, प्रिंटिंग प्रेस से उपलब्ध हो गई, पुस्तकें सबके पास में उपलब्ध हो गई, लोग देख सकते हैं कि लिखा नहीं है। अब ऐसा कहकर लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता कि पुस्तकों में ऐसा लिखा है, ऐसा कहकर अब लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता था। ज्ञान का प्रसार हो रहा है, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता ये खत्म हो रही है और आत्मविश्वास जागने लग गया है। तो ये कुछ एक और चित्र हैं, ये आप देख लेना, सर्च कर लेना, उन्हीं में से एक है। अब बात करते हैं पुनर्जागरण का प्रभाव क्या रहने वाला है। देखो, पुनर्जागरण के प्रभाव में 10 पॉइंट हैं, ये 10 पॉइंट आपको रट लेने हैं टू दी पॉइंट। वैसे खास कुछ भी नहीं है इसमें। देखो, मानववाद, साहित्य, ये सब जगह काम आते हैं, आपको वैसे भी याद होने चाहिए। कहीं पे भी आप आंसर राइटिंग लिख रहे हो ना, तो कुछ एक जगह पे कि मानवतावाद की शुरुआत हो गई, साहित्य नए तरीके से सृजन होने लग गया, धार्मिक चीज़ों से हट करके अब मानवतावादी साहित्य हो गया था, स्थापत्य कला नई आने लग गई, पुनर्जागरण, मूर्तिकला पर प्रभाव हुआ, चित्रकला पर प्रभाव हुआ, संगीत पर प्रभाव हुआ, धार्मिक प्रभाव हुआ, राजनीतिक प्रभाव हुआ और विज्ञान पर प्रभाव हुआ। देखिए, मानवतावाद, साहित्य, स्थापत्य कला एंड आर्किटेक्चर, ह्यूमनिज्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, म्यूजिक, रिलीजियस रिफॉर्म, पॉलिटिक्स एंड साइंस, इन सब पे प्रभाव पड़े। एक एक करके फिर भी देख लेते हैं, बट ये 10 पॉइंट आपको रट लेना है, बाकी तो आप खुद से भी लिख दोगे। मानवतावाद का विकास कैसे हुआ पुनर्जागरण के बाद में। पहले क्या होता था, पुराने समय पे ईश्वर को केंद्र में रखा जाता था और सिर्फ धार्मिक मान्यता ही मानी जाती थी, ठीक है। और जिनके ठेकेदार कौन थे, चर्च और पादरी, ये ठेकेदार होते थे पहले।
और ये किस किस की बात करते थे? परालौकिकता की, आदर्शवादता की, अंधविश्वास की, रूढ़तावादता की और आध्यात्मिकता की। ओके, तो ये इस तरीके की ये बात करते थे। लेकिन अब क्या होने लगा पुनर्जागरण के बाद में? मनुष्य को केंद्र में रखे जाने लगा। ईश्वर है, ईश्वर को नकार नहीं रहे वो, ठीक है, लेकिन इस बात पर जोर दे रहे हैं ईश्वर से पहले हमारे मनुष्यों के जो उद्धार है उस पर जोर दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब पहले क्या होता था, सिर्फ धार्मिक मान्यताओं को माना जाता था, लेकिन अब सामाजिक और राजनीतिक जो निर्णय लिए जाने लगे उन पे मान्यताएं मानी जाने लगी और उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाने लगा। ओके, मनुष्य के सुख दुख को ध्यान में रखकर मान्यताओं का निर्धारण होने लगा। अब क्या हो गया? इलौकिकता। पहले क्या होता था? परालौकिकता, यानी कहीं स्वर्ग होगा, कहीं नरक होगा, इस तरीके की सोच रहती थी। लेकिन अब क्या हो गया? इलौकिकता, कि भाई यही स्वर्ग है, यही नरक है, सब कुछ यहीं पे पृथ्वी पे है, हमें यहाँ पे खुशी जीवन चाहिए। पहले आदर्शवादता की बात करते थे कि ऐसा आइडियलिज्म होनी चाहिए, लेकिन अब वास्तविकता की बात करने लग गए हैं कि भाई वास्तविकता में जो चीज़ है उसे मानना चाहिए। पहले आध्यात्मिकता की बात करते थे, अब किसकी बात की जाने लगी? भौतिकता की। पहले अंधविश्वास और रूढ़िवादिता थी, अब तर्क संगतता आने लग गई थी। ओके, मनुष्य के जीवन को किसी प्रकार सुख सम्मान व सुविधापूर्ण बनाया जाने लग गया था इसके बाद में। ओके, अब बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में क्या बदलाव आए? पहले क्या होता था? साहित्य की विषय वस्तु धार्मिक होती थी, लेखक कौन होते थे? पादरी होते थे। भाषा कौन कौन सी होती थी? लैटिन और यूनानी, दो ही होती थी। अब क्या होने लग गया? विषय वस्तु चेंज हो गई। मानवीय भावनाओं, समस्याओं और वेदनाओं को ध्यान में रख करके साहित्य यानी पुस्तकें लिखी जाने लगी। लेखक कौन हो गए? जन सामान्य हो गए। पहले सिर्फ पादरी होते थे। अब भाषा क्या हो गई? प्रादेशिक भाषा हो गई। फ्रेंच भाषा यूज की जाने लगी पुस्तकों में, इटालियन भाषा, स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी, डच, स्वीडिश, इस तरीके की भाषाएं उपयोग में लाई जाने लगी। साहित्य अब आलोचना प्रधान हो गया था, मानवतावादी हो गया था, व्यक्तिवादी हो गया था। तो प्राकृतिक स्थितियां और तार्किकता, इन पर जोर दिया जाने लगा था। जैसे कि विलियम शेक्सपियर, इनका नाम सुना होगा। ओके, उसके अलावा ये नाम है म्यूगिल देव कार्बेंट्स, उसके अलावा निकोलो मैकियावेली हैं, उसके अलावा फ्रांसिस्को पेट्राक हैं, उसके अलावा दांते हैं, टॉम रूस, ये मानवतावादी पुस्तक लिखने लग गए थे, ठीक है। और इनकी जो भाषाएं होती थी वो लोकल भाषाएं होती थी, स्थानीय भाषा, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं कि अलग अलग जगहों पे देखो, इटली में साहित्य चेंज हुआ था, फ्रांस में साहित्य जो लेखक हुए, अंग्रेजी के साहित्य लेखक हुए और डच साहित्य लेखक हुए थे। इनके नाम देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। इटली में दांते नाम के एक कवि थे, ठीक है, वो उन्होंने डिवाइन पुस्तक नाम से, डिवाइन कॉमेडी नाम से कविताओं का संग्रह लिख करके एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और ये कौन सी भाषा थी? टस्कनी लैंग्वेज थी। ये एक काल्पनिक जगत की यात्रा का वर्णन है जिसमें वह नरक और पाप मोचन स्थल स्वर्ग की यात्रा करता है। इसमें मानव प्रेम, देश प्रेम व प्रकृति प्रेम की शिक्षा दी गई। देखो याद रखना, मानव प्रेम, देश प्रेम और प्रकृति शिक्षा, ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इसमें। ओके, उसके अलावा इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, द मोनार्किया, प्राचीन रोमन साम्राज्य के आदर्शों का तर्कपूर्ण समर्थन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन, ठीक है। तो वो पुराने जो साम्राज्य थे उनका समर्थन कर रहे हैं, उन्हें नकार नहीं रहे हैं, लेकिन किस तरीके से? तर्कपूर्ण तरीके से, ठीक है। तो इसलिए तो बोला जाता है पुनः जागरण। पहले तो आप बहुत अच्छे थे, उसके बाद में आपकी स्थिति खराब हो गई, फिर आपने सोचना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू की, फिर से आप पुनः जागृत हो गए, ये हुआ पुनर्जागरण। इटली के दूसरे इंपॉर्टेंट कवि हैं, लेखक हैं पेट्राक, ये मानवतावाद के जनक कहा जाता है। इन्हें जीवनी लेखक थे, ये जीवनियों को लिखते थे। उसके अलावा एक और कवि थे फैसिनी, प्लेटो के पूरे दर्शन का अध्ययन किया और उन्होंने उन पर अपनी पुस्तकें लिखी थी। प्लेटो कौन थे? प्राचीन समय पे यूनान जो था, प्राचीन समय पे, ईसा पूर्व के समय पे प्लेटो, अरस्तु और ये राजनीतिक विचारक थे। ओके, एक कवि आते हैं मैकियावेली, उन्होंने द प्रिंस नाम से एक पुस्तक लिखी थी। इन्हें आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है। एक और कवि हैं बोकासियो, लैटिन गद्य का जनक इन्हें कहा जाता है, ठीक है। ये इटली में जन्म हुआ था इनका, वो इटली की बात चल रही है क्योंकि इटली साहित्य पे क्या प्रभाव पड़ा है देखें। तत्कालीन इटालवी संपन्न सम्भ्रात समाज में परिव्याप्त नैतिक भ्रष्टाचार की कहानियाँ प्रस्तुत की। इटली के जो समाज में जो अमीर थे, अमीर जो लोग थे, सम्राट जो थे, ठीक है, उनमें नैतिक रूप से भ्रष्टाचार चल रहा था। उनकी कहानियाँ जनता के सामने लेके आए कि कहाँ कहाँ पे ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं। उसके बाद में फ्रांसीसी साहित्य में दो नाम इंपॉर्टेंट हैं, एक है रेवेलॉस, उसके अलावा दूसरा है मोंताइनो। ओके, केवल मनुष्य ही हंस सकता है, रेवेलॉस का कथन था। उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी, याद कर लेना, आपको याद हो जाए।
पाथेग्यूएनल गारगेंतुआ, ये नाम है, ठीक है। उन्होंने प्यास नाम से एक तरीके से बौद्धिक और नैतिक प्यास, अनुभव की प्यास, यथार्थ की प्यास, इस तरीके से उन्होंने अपनी विचारधारा रखी थी। उसके अलावा ये जो मोंताइनो हैं, इन्होंने प्रथम आधुनिक व्यक्ति की उपाधि अर्जित की निबंधकार थे तथा व्यक्ति के सम्मानपूर्वक जीवन के विचारक थे। ये अपने फ्रांसीसी साहित्य, फ्रांस मैंने आपको बताया था। अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी भाषा का भी विकास होने लग गया था उस समय धीरे धीरे। बोलें, दो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, विलियम शेक्सपियर और टॉमस मूर, ये दो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है 1564 में जन्म हुआ था। इन्होंने कुछ एक इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ हैं वो देख लेते हैं। हेमलेट, जिसपे मूवीज बन चुकी हैं हेमलेट पे, और अपने इंडिया में शायद अपने विशाल भारद्वाज के द्वारा मूवी बनाई गई थी, शायद कपूर को लेकर के कश्मीर में, कश्मीर वाले इशू पे, वो तो शायद हेमलेट से रिलेटेड थी। ओके, उसके अलावा रोमियो जूलियट, ये तो आप सब जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है रोमियो जूलियट, इनकी ही पुस्तक थी। और ग्रेजुएशन वगैरह में इनकी सारी पुस्तकें आती हैं। मैकबेथ, किंग लूथर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, इस तरीके से इन्होंने ये कुछ साहित्य पुस्तकें लिखी थी। टॉमस मूर जो है वो यूटोपिया काल्पनिक नामक ग्रंथ लिखा था। यूटोपिया एक बहुत आदर्शवादी समाज के बारे में उन्होंने ग्रंथ लिखा था। इसमें भविष्य के आदर्श समाज का उल्लेख था। डच साहित्य में एरेसमन नाम से एक कवि थे, वो मानवतावादी लेखक थे, और उनकी एक कवि रचना थी मूर्खता की प्रशंसा। तो साहित्य में बहुत कुछ बदलाव होने लग गया। अब बात करते हैं स्थापत्य कला पर प्रभाव क्या हुआ, यानी आर्किटेक्चर, जो आपके यहाँ पे मकान वगैरह बनते हैं या जो ब्रिज वगैरह कुछ भी बनता है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला बोला है, जो मिस्त्रियों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, सिविल इंजीनियरों के द्वारा बनाया जाता। पहले क्या होता था पुनर्जागरण से पहले, कि गौथिक शैली जो है वो इम्पोर्टेंट रोल में रहती थी। ये गौथिक शैली का चित्र आप देख रहे हैं, इस तरीके के बहुत ज़्यादा वो बनाए जाते थे, चर्च वगैरह या घर वगैरह बनाए जाते थे। इसे बर्बर शैली के नाम से जाना जाता था। इसमें नुकीले मेहराबों का प्रयोग होता था। ये देखिए नुकीले मेहराब आपको दिख रहे होंगे। अब क्या होने लग गया, क्लासिकल शैली को लेके आ गए। क्लासिकल का मतलब पुराने समय पे जो रोम और यूनान में चलती थी उसको लेके आ गए थे। ओके, यूनानी और रोमन परंपराओं से प्रभावित थी। इसमें क्या हो गया, वृत्ताकार मेहराब बनने लग गए थे इस तरीके से। ओके, अलंकृत स्तंभ होने लग गए थे, ये स्तंभ आपको दिख रहे होंगे। विशाल गुंबद बनने लग गए, ये गुंबद है पूरा का पूरा, ठीक है। इस तरीके से अब नई जो स्थापत्य कला आ गई थी। देखो, फ्लोरेंस का एक मेडिची परिवार था, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नाम याद रख लेना। फ्लोरेंस शहर में एक मेडिची परिवार था, और मिलान शहर में एक जास नाम से एक परिवार था। इन्होंने स्थापत्य कला को संरक्षण दिया था, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे अपने कुछ स्थापत्य कला के स्मारक बनवाए थे, और इन्होंने स्थापत्य कला को संरक्षण दिया था। कौन सी वाली स्थापत्य कला को, पुनर्जागरण के बाद वाली को। सांतो एक शब्द आता है, सांतो शब्द का मतलब क्या होता है, फ्रांस के लुआर प्रांत में पूछा जा सकता है 2 नंबर में, सांतो क्या होता है। लुआर नाम से एक वहाँ का स्टेट है फ्रांस में, वहाँ के सामंतों के जो निवास होते थे उन्हें सांतो बोला जाता है, यानी महलों को, वहाँ के लुआर प्रांत के महलों को क्या बोला जाता है, सांतो। रोम में सेंट पीटर चर्च जो है पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये चर्च जो है नए तरीके से बनाई गई थी। ओके, उसके अलावा प्रमुख वास्तुकार कौन थे, माइकल एंजेलो, राफालो और पालादियोन, ये प्रमुख थे। मूर्तिकला पर प्रभाव, अब विषय वस्तु धर्मेतर हो गई थी। पहले सिर्फ और सिर्फ धर्म की यानी भगवान की मूर्तियां बनाई जाती थी, अब धर्मेतर विषय वस्तु हो गई थी। प्रमुख जो मूर्तिकार हैं वो डोनातेलो, लॉरेंज गेबर्टी और माइकल एंजेलो। नाम याद करने की कोशिश कर लेना, याद हो जाएं। चित्रकला पर प्रभाव, देखो कहानी तो पूरी आपको पहले ही समझ में आ गई होगी, पुनर्जागरण क्या है, कहाँ पे शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई, सब कुछ समझ में आ गया होगा। बट ये पॉइंट आपको याद रखने की कोशिश करनी है, रिटर्न में आपको नाम लिखना पड़ेगा, बोलना तो नहीं है, ठीक है। विषय वस्तु क्या हो गई, अब मानव जीवन की संवेदनाएं। चित्रकला यानी चित्र जो बनेंगे, पेंटिंग जो होगी वो मानव जीवन की संवेदनाएं और भावनाएं, सौंदर्य चित्र दिखाए जाने लग गए। अब कैनवास का प्रयोग और ऑयल पेंटिंग होने लग गई थी, तेलीय चित्र होने लग गए थे। ओके, प्रमुख चित्रकार कौन थे, जियोटो, आधुनिक चित्रकला का जनक इन्हें बोला जाता है, जियोटो। ओके, उसके अलावा लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने दो चित्र बनाए थे, मोनालिसा और द लास्ट सपर। माइकल एंजेलो, उन्होंने एक पूरी सीरीज बनाई थी चित्रों की, द लास्ट जजमेंट नाम से और राफेल नाम से, ये मूर्तिकार हैं। संगीत के क्षेत्र में प्रभाव, देखो मार्टिन लूथर नाम से अगले लेक्चर में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ, जब धर्म सुधार वाला लेक्चर आएगा, धर्म सुधार, ठीक है, तो उस लेक्चर में मार्टिन लूथर के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाएगी। चर्च में संगीत की शुरुआत कर दी थी, ठीक है,
उन्होंने पहले चर्च में संगीत वगैरह नहीं होते थे, उसके बाद में पियानो, वायलिन और ओपेरा संगीत जो है वो विकसित होने लग गया था। तो पुनर्जागरण के बाद में ये सब कुछ होने लग गया था। धार्मिक प्रभाव, धर्मों पर प्रभाव क्या हुआ कि धर्म में सुधार की ज़रूरत महसूस की गई और धर्म सुधार आंदोलन हुए। ये अगला टॉपिक है, पूरा का पूरा एक नेक्स्ट टॉपिक यही है। अगला लेक्चर जो होगा वो धर्म सुधार आंदोलन पे होगा, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ये मार्टिन लूथर किंग जो अभी नाम बताया, ये इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। राजनीति पर प्रभाव क्या हुआ? अब राष्ट्रीय राज्यों का उदय होने लग गया। राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित राजतंत्रात्मक शासन बनने लग गए। राजतंत्र के शासन बन रहे हैं लेकिन राष्ट्रवादता आने लग गई थी। पहले क्या होता था कि जो सामंत होते थे वो टैक्स वगैरह तो ले रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग सामंत होते थे, लेकिन ये कोई देशभक्ति या कुछ ऐसा नहीं होता था। सिर्फ पैसा कमाते थे, थोड़ा बहुत चर्च को देते थे और अपना ऐशो आराम करते थे सामंतवादी जो होते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि राजतंत्रात्मक रूप में राष्ट्रवाद का, यानी कुछ एक भाषा के आधार पर, कुछ एक एथनिक आधार पर देश बनने लग गए। फ्रांस बनने लग जाएगा, जर्मनी बनने लग जाएगा, स्पेन बनने लग जाएगा, इटली बनने लग जाएगा, तो ये देश बनने लग जाएंगे। पहले देश नहीं होते थे। सामंतवाद का पतन होने लग गया, चर्च का वर्चस्व समाप्त होने लग गया। यहीं पे इम्पोर्टेंट है, पहले जो सामंती जो लोग थे वो चर्च को इम्पोर्टेंट मानते थे, लेकिन जब ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था आने लग जाएगी, देश को इम्पोर्टेंट माना जाने लगेगा, चर्च बाद में हो जाएगी। साम्राज्यवादी भावना का उदय होने लग जाएगा। एम्पीरियलिज्म, ये तो आपको पता ही है, धीरे धीरे बाद में इंग्लैंड वाले लोग, फ्रांस वाले लोग, स्पेन वाले लोग, ये पूरे विश्व में अपना साम्राज्य फैलाने लग जाएंगे। मध्यम वर्ग का उदय होने लग गया था। अब बात करते हैं विज्ञान पर प्रभाव। ये 9th है और शायद लास्ट है। ओके, विज्ञान पर प्रभाव जो है उसमें दो व्यक्तियों के नाम इंपॉर्टेंट हैं। एक टॉलमी नाम से है और एक व्यक्ति हैं कोपर्निकस। टॉलमी जी कहते थे कि पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है। यहाँ पे पृथ्वी है और ये पूरा पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, जो कि गलत है। ये टॉलमी की विचारधारा थी। लेकिन कोपर्निकस नाम से व्यक्ति जो आए थे, उन्होंने कहा था कि सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में अवस्थित है और पृथ्वी सहित सभी वस्तुएं इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ना कि सूर्य पृथ्वी की ओर चक्कर लगा रहा है। तो कोपर्निकस ने थोड़ी सी बात सही कही थी, सौरमंडल की खोज की थी उन्होंने, और पहली बार सही बोला था कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चक्कर नहीं लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रखी है और बाकी ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इस समय गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कर दिया था, तो अंतरिक्ष में हम बहुत ज़्यादा देख सकते थे, लंबी दूरी तक देख सकते थे। और ये जो बात की थी उन्होंने कि इस बात को सच भी किया जा सकता था कि सूर्य जो है केंद्र में है, पृथ्वी नहीं। उसके अलावा रोजर बेकर ने सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार कर लिया था और बेसिलियस ने मानव शरीर की रचना, इसके बारे में अपने विचार रखे थे। ओके, उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट जो सवाल आता है कि पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई है वो इटली में ही क्यों हुई है। तो इस तरीके से हम इटली पुनर्जागरण के बारे में बहुत कुछ बात कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम पुनर्जागरण के बारे में बात कर चुके हैं। पहले नंबर पे हमने बात की थी पुनर्जागरण का मतलब क्या है, पुनर्जागरण की शुरुआत कब हुई, मतलब बताया था पुनः से जागना, पुनः से पुराने ज़माने पे जो अच्छा था, बीच में अंधकार युग आ गया था, अब दोबारा से जाग जाओ। कब शुरुआत हुई? 14वीं सदी से 17वीं सदी के बीच में। कहाँ से शुरुआत हुई थी? इटली से। कौन थे शुरुआत माने जाने वाले? दांते नाम के एक कवि थे। इटली में फ्लोरेंस नाम से एक शहर था। ठीक है, कारण क्या बताए थे? धार्मिक युद्ध बताए थे, आर्थिक कारण बताए थे, नए नगरों का विकास बताया था, विज्ञान का विकास बताया था। इस तरीके से मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट कारण बताए थे। उसके बाद में इस पुनर्जागरण का प्रभाव क्या पड़ा? तो प्रभाव वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, मानवतावादी विचारधारा आ गई। पहले धर्म इम्पोर्टेंट रहता था, कोई इहलौकिकता यानी कोई स्वर्ग होगा, कोई नर्क होगा, वो उस नाम से लोगों को डराया जाता था, वो होता था। अब मानवतावादी कि हमारा पहले विकास होना चाहिए, मनुष्य के लिए अब आज़ादी होनी चाहिए, स्वतंत्र चिंतन होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, ये अपना मानवतावादी। उसके बाद में बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि धार्मिक विकास हुआ, चित्रकला में विकास हुआ, मूर्तिकला में विकास हुआ, स्थापत्य कला में विकास हुआ, संगीत के क्षेत्र में विकास हुआ, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ, ये सारी चीज़ें हुई थी। अब पुनर्जागरण इटली में क्यों हुआ, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखो इटली जो क्षेत्र था वहाँ पे सामंती ढांचा कमज़ोर था। ठीक है, सामंती ढांचा कमज़ोर है तो लोग सोच सकते हैं, लोगों के पास में लोग जो हैं वो टैक्स कम दे रहे हैं, लोग और नए नए शहर भी हैं वहाँ पे, तो सामंती ढांचा कमज़ोर होने के कारण शुरुआत हो रही है यहाँ पे। सामंतवादी क्या करते थे, जो नए विचारधारा लेके आते थे उनको दबा देते थे। जैसे कि एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूँ मैं, गैलीलियो, जैसे कि
पहले सामंती क्या करते थे, सामंती ढांचा जो होता था वो क्या करता था कि नई विचारधारा वाले जो लोग होते उनको चर्च के द्वारा ख़त्म करवा दिया जाता। जैसे कि कोपरनिकस ने जब भी बोला होगा कि जो है वो सूर्य जो है वो केंद्र में है, ठीक है, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, तो कोपरनिकस को और गैलीलियो को फांसी दे दी गई थी। तो सामंतवादी ढांचा कमज़ोर था इटली में। उसके अलावा नवीन मान्यताओं को आश्रय मिलने लग गया था इटली में। इटली की भौगोलिक स्थिति अच्छी है क्योंकि इटली ऐसे यहाँ पे नीचे की साइड में भूमध्य सागर है, इधर की साइड में नीचे अफ्रीका है, और ये इधर की साइड में अपना इजराइल वगैरह से समुद्र से भी कनेक्ट हो सकते हैं। भौगोलिक स्थिति है। नए नगरों का विकास होने लग गया था, विदेशी व्यापार हो रहा था इटली के लोगों द्वारा, नगरों में पूंजीपति वर्ग का उदय हो गया था, विदेशी संस्कृतियों से संपर्क होने लग गया था, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, तो लोग भाग करके इटली के शहरों में बस गए थे। इटली प्राचीन रोमन साम्राज्य की राजधानी था, पोप का केंद्र जो था रोम था, और शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो गया था। अब एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि ओवरव्यू क्या है रेनेसां का। डायरेक्टली सीधा सीधा जो अपना बोला जाएगा पुनर्जागरण का ओवरव्यू क्या है। ए हंगर फॉर डिस्कवरी, नई नई खोजों की शुरुआत हो गई थी। री इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल वर्क्स, जो पुराने समय पे जो रोमन और सभ्यताएं थीं उनका दोबारा से परिचय होने लग गया था। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार हुआ। ह्यूमनिज्म का एक तरीके से विकास हुआ, मानवतावाद का। आर्ट और पॉलिटिक्स चेंज होने लग गई थी। डेथ एंड लाइफ, यानी मानवतावाद चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। वार एंड पीस, इन चीज़ों पे डिस्कस किया जाने लगा कि वार चाहिए या पीस चाहिए। सोचने लगे कि पुणे से एक बार सोचो कि आप युद्धों से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है या शांति रहने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा का पूरा ये लेक्चर कवर कर लिया पुनर्जागरण का, ठीक है। इसमें हमने अर्थ देखा था, प्रकृति देखी थी, पुनर्जागरण के कारण देखे थे, और पुनर्जागरण का प्रभाव देखा था। एक बार से चित्र में इस वाले इमेज में एक बार देख लीजिए, ये वाला इटली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। ये वाला जो क्षेत्र है ग्रीक है, यहाँ पे तुर्कियों का आक्रमण करते हैं, और ये इस्तांबुल नाम की एक जगह है, कुस्तुनतुनिया जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लोग भाग करके यूरोप में चले जाते हैं, इटली वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। नए नए राष्ट्रों का उदय होता है, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है। और इस तरीके से अपना ये लेक्चर कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हमने पुनर्जागरण का जो टॉपिक है वो पूर्ण रूप से क्लियर कर लिया है। आई विश आपको पूरा समझ में आ गया होगा। शुरुआत में हमने पुनर्जागरण का ओवरव्यू देखा था, पुनर्जागरण की प्रकृति देखी थी, पुनर्जागरण का अर्थ देखा था, पुनर्जागरण के कारण समझे थे, किस किस तरीके से क्या क्या कारण रहे, धार्मिक कारण रहे, आर्थिक कारण रहे, और जो क्रूसेड्स हुए उनके कारण जो भी विचार आना जाना हुआ, विचारधाराओं में चेंज हुआ, और उसके बाद में हमने अपने पुनर्जागरण के प्रभाव देख लिए। इस तरीके से हमारा पुनर्जागरण का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर के बाद में हम बात करेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन। ये धार्मिक सुधार आंदोलन यूरोप में हुए धार्मिक सुधार आंदोलन है, ईसाई धर्म में हुए धार्मिक सुधार आंदोलन है। भारत का धार्मिक सुधार आंदोलन अलग है। भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन की 3 स्टेज मानी जाती हैं। एक तो बौद्ध धर्म वाली, बौद्ध और जैन धर्म जिस समय आए थे, उसके बाद में शंकराचार्य के समय पे, और उसके बाद में अंग्रेजों के आने के बाद में नए समय पे धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, उदारवादी धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे। तो हम जो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में धार्मिक सुधार आंदोलन, वो यूरोप में ईसाई धर्म में हुए धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आए। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।